नमस्कार, प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। हम ग्लोबल पंजाब के नॉर्थ अमेरिका के दर्शकों का और संगत टीवी के यूके और यूरोप के दर्शकों का भी स्वागत करते हैं। हमारे देश की बहुत बड़ी आबादी खेती पर निर्भर है। खेती सिर्फ अनाज उत्पादन की मशीन नहीं है, बल्कि वो देश की बड़ी आबादी के लिए रीढ़ की हड्डी है। दूसरों का कटोरा भरने वाले किसान का कटोरा खाली ना रहे, इसके लिए कोशिशें जरूरी हैं। हरियाणा में पारंपरिक तरीके से गेहूं और धान की खेती करते आ रहे किसानों को फसल विविधीकरण अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसके लिए केंद्र सरकार तो करोड़ों की मदद दे ही रही है, राज्य सरकार भी पीछे नहीं है। पहले चरण में हरियाणा में 60,000 हेक्टेयर जमीन पर ये योजना लागू की जाएगी। अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, फतेहाबाद, करनाल, पानीपत, सोनीपत और सिरसा से योजना की शुरुआत की जाएगी, क्योंकि इन जिलों में सबसे ज्यादा धान की खेती होती है। सरकार को उम्मीद है कि किसान फसल विविधीकरण अपनाएंगे और इससे किसानों को फायदा पहुंचेगा। जो पानी ज़्यादा कंज्यूम करने वाली आइटम है, बेड जैसे पीआर है, पेडी है, तो उस जो एक साइकिल से सॉयल हेल्थ भी ख़राब हो रही है और कुछ वाटर भी सेव करना ज़रूरी है, वो भी बड़ा ज़रूरी है, तो इसलिए और किसानों को भी फायदेमंद है। तेजी से घटता भूजल स्तर, मिट्टी की कम होती उर्वरक शक्ति और कृषि की परिस्थितियों का संतुलन बनाने के लिए फसल विविधीकरण अपनाना जरूरी हो गया है। फसल विविधीकरण योजना के तहत करीब 25,000 हेक्टेयर जमीन पर पॉपुलर की खेती होगी, जबकि 16,000 हेक्टेयर जमीन पर ग्वार, करीब 9,000 हेक्टेयर जमीन पर मक्का और 3,000 हेक्टेयर जमीन पर कम समय में पैदा होने वाली धान की फसलों की खेती की जाएगी। किसानों को फसलों के लिए बीज, खाद और कीटनाशक भी मुहैया करवाए जाएंगे। देखना होगा कि सरकार की इतनी कोशिशें क्या धान और गेहूं के फसली चक्र से किसानों को फसल विविधीकरण की तरफ आकर्षित कर पाएंगी। फसल विविधीकरण से किसानों को कितना फायदा हो सकता है या किसान इस पर क्या सोचते हैं, इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर एस.एस. सूरा, हरियाणा कृषि विभाग में कृषि सूचना अधिकारी रह चुके हैं। भारत भूषण हमारे साथ हैं, किसान नेता हैं, और साथ ही हमारे साथ सलीम खान भी है, किसान तो हैं ही, साथ ही नगर निगम पंचकुला में पार्षद भी हैं। डॉक्टर सूरा, फसल विविधीकरण की बात चल रही है, आखिर क्यों जरूरी है फसल विविधीकरण को अपनाना? क्यों अपनाएं किसान इसे? जी, जैसा कि जो हमारी फसलें हैं ये ज़्यादातर प्रकृति पर निर्भर हैं, और प्रकृति से ये एक नियम है प्रकृति का, यदि ज़्यादा उससे छेड़छाड़ होती है तो विनाश वहीं से शुरू होता है। ये वास्तविकता है, और ये बहुत पहले, आज भी मुझे डॉक्टर स्वामीनाथन के ये शब्द याद हैं, जब 10 अक्टूबर 1986 को जब मेरी पहली मुलाकात यहीं चंडीगढ़ उनसे हुई थी, और आज वो चीज़ें सामने आ रही हैं, क्योंकि फसल के लिए ज़रूरी है कौन सी फसल बोई जाए, उसके लिए ज़रूरी है कि उस भूमि की किस्म कौन सी है, दूसरा सिंचाई के साधन क्या है, तीसरा उस किसान की लैंड होल्डिंग क्या है, हाँ, जमीन कितनी है, हाँ जमीन कितनी है, और उसके पास साधन क्या है, मतलब ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है। हुआ क्या, क्योंकि उस समय 1966 में जिस समय अनाज की कमी थी, हरियाणा अलग हुआ और देखा कि अनाज की काफ़ी कमी थी, तो ज़्यादातर जो जोर दिया गया वैज्ञानिक खेती पर जोर दिया, और उसमें रसायनों का प्रयोग, खुलकर रसायनों का प्रयोग उसके बाद धान और गेहूं की खेती पर ज्यादा हाँ, जोर दिया धान गया और गेहूं की, क्योंकि लास्ट में आते आते क्या हुआ कि जहाँ दालों वाली फसलें होती थी वहाँ पर भी धान और गेहूं की खेती वो क्यों करनी शुरू कर दी लोगों ने। जैसे जैसे मतलब, उसकी वजह क्या थी? हाँ, उसकी वजह क्या थी कि जिस क्षेत्र में ब्रेकिश वाटर था, यानी कि लवणीय पानी था, वहाँ पर या रेन फेड कंडीशन थी, कम बारिश होती थी, वहाँ दालों की खेती होती थी जी। जब लोगों ने देखा एसोड, कई चीज़ें हम कहते हैं एसोड पक्की खेती में, लोगों ने देखा कि धान और गेहूं, एक तो मिनिमम सपोर्ट्स प्राइस उनको मिल रहा है, और एक धान का ये हो गया कि 20 क्विंटल, आज कुछ ऐसी किस्में हैं जैसे 1121 है, अच्छी किस्म है, 20 क्विंटल तक एवरेज आ जाती है, पैसे अच्छे मिल जाते हैं मंडी में। यानी ये बहुत बड़ा आकर्षण था कि जो समर्थन मूल्य है, हाँ, उसकी वजह से लोग धान और गेहूं की खेती की तरफ आकर्षित होते थे। भारत भूषण जी, आप खुद किसान हैं, क्या उगाते हैं आप?
ठीक है, मैं धान की फसल उगाते हैं, लेकिन मैं डॉक्टर साहब की बात से सहमत नहीं। हाँ। उसके कुछ कारण रहे। अब जो फसल विविधीकरण की बात हो रही है, क्या आप उसे अपनाएंगे? सरकार इतना पैसा खर्च कर रही है, इतनी सुविधाएं मुहैया करा रही है, बीज दे रही है, कीटनाशक दे रही है, क्या आप इससे बदलेंगे कि आप धान की जगह जो फसल विविधीकरण में मक्का, ग्वार की खेती की बात कही जा रही है, आप उसे अपनाएंगे? नहीं, अपनाने को तैयार है जी, लेकिन जमीनी तौर पर जब तक अपने किसानों की समस्या उनको नहीं समझे। क्या समस्याएं आ हाँ, सकती उस समस्या ये है, अपने जो जैसे दलहन की बात है या मक्का की बात है, हम धान की तरफ क्यों मुड़े? क्योंकि जंगली जानवर का नुकसान काफी हो रहा है, और जंगली जानवर का इतना नुकसान है कि किसान के पल्ले कुछ नहीं लगता। भले सरकार हमें खाद क्या जंगली जानवर धान की खेती को नुकसान नहीं पहुंचाते? नहीं, उसको नहीं पहुंचाते, उसको कम नुकसान है, ना के बराबर है। अच्छा। लेकिन जैसे मक्का है, हाँ। और कोई भी दालन फसल है, उसको जंगली जानवर का बहुत नुकसान है, यहाँ तक कि किसान घर को कुछ भी नहीं लेके आता। और क्या आपको लगता है कि कहाँ सुधार की जरूरत है? दूसरा, जैसे अब मूंग की बात है, हम मूंग उगा लें, मार्केट में कुछ उसका खरीदार नहीं। अगर आप खरीदने जाए, हम खरीदने जाए, 80 रुपए किलो मिलता है जी। अगर हम बेचने जाते हैं तो कोई 20 रुपए भी नहीं खरीदता। हाँ, मतलब कीमत सही नहीं मिलती है। कीमत सही मिले तो आप फसल विविधीकरण को अपना सकते हैं। सलीम खान, आप क्या कहेंगे? फसल विविधीकरण के बारे में मैं इतना कहना चाहूँगा कि ये एक किसान के लिए आने वाले टाइम में ज़रूरी हो गया है। उसके कई रीज़न हैं, जैसे कि हमारा जो भूमि का जल स्तर है वो दिन प्रतिदिन इतना नीचे जाता रहा है कि आम आदमी, एक छोटा किसान, वो सोच भी नहीं सकता कि हम इतना डीप ट्यूबवेल जो हमारे आजकल लग रहे हैं 400 या 600 फुट के, उसके लिए हमें समर्सिबल पंप जो हमारे 25 HP के या 30 HP के जो चाहिए होते हैं, वो आम किसान उसको उपलब्ध नहीं करा सकता, क्योंकि छोटे किसान आमतौर पर अब जमींदारा सिकुड़ता जा रहा है। ये आप देख ही रहे हैं, जैसा कि हमारा आजकल कॉलोनाइजरों का या इसका सिस्टम जो बिगड़ रहा है, इसकी वजह से किसान तो दिन प्रतिदिन छोटा होता जा रहा है। अब छोटी खेती में बड़े खर्चे किसान के लिए पालना बड़ा मुश्किल है। इसलिए तो क्या फसल विविधीकरण में कम खर्च में ज्यादा कमाई हो सकती है? बिल्कुल क्या हो लगता सकती है? बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि उसमें ये हो सकती है, अब जैसे हम आमतौर पे गन्ना या जीरी की जो फसल बीजते हैं, उसमें हमारे इतने कीटनाशक, इतने रसायन, इतने हम उसमें यूज करने पड़ते हैं, जो कि आमतौर पर अगर हम तिलहन या दलहन, जैसे हमारी इसकी जो खेती है अपनी दालों की, उनमें हमारा कम से कम खर्च होता है, उसमें हमें इतनी जरूरत नहीं होती इसकी रसायनों की या कीटनाशक की। फायदा उतना मिलता है जितना गेहूं और धान की फसल में? फायदा उतना तो नहीं मिलता, लेकिन जो हमारा एक्सपेंसेस है, खर्चा है, खर्चा उसमें हमारा कम होता है। जो हमारा उस पर जो पहले खर्चा होता है, जैसे हमारा जीरी पे है, जीरी पे तकरीबन हम अगर 1 एकड़ पे भी लगाएं तो 10 या 15 हज़ार रुपये तो हमारा खर्चा ही हो जाता है। लेकिन आमतौर पर अगर हम दूसरी फसल विविधीकरण की जो फसलें सरकार कह रही है, सरकार जिन चीज़ों पर जोर दे रही है, अगर उनको देखा जाए तो उनके ऊपर हमारा इतना खर्चा नहीं बैठता। लेकिन रही बात आउटपुट की, आउटपुट उनसे कम जरूर है, लेकिन मेन समस्या इसके लिए एक आएगी, फसल विविधीकरण का जो सरकार ये करने जा रही है तो ये ठीक है, लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो कि एक आमतौर पे जो सरकार बीज हमें देती है, एक तो वो हमारे पास बीज अगर टाइम पे पहुंचे तब उसका फायदा है, लेकिन आमतौर पे वो हमारा जो सरकार की जो स्कीमें बहुत हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जो हमारे अमल में लागू वो बहुत कम होती है, समस्या होती है। डॉक्टर सूरा, एक तो जैसे इन्होंने ये भी पॉइंट उठाया है कि जो मुनाफा है वो इसमें कम होता है, तो आपको लगता है कि फसल विविधीकरण की तरफ किसान आकर्षित होंगे जब उन्हें दिख रहा है कि गेहूं और धान में ज्यादा हमें मुनाफा होने वाला है? देखो, ये समय की आवश्यकता भी है, क्योंकि पानी आगे का जो तीसरा विश्व युद्ध होगा वो पक्का पानी पर ही होगा, क्योंकि जल स्तर जैसे इन्होंने बताया है वो होगा। बहुत ज़्यादा चाहिए, 5000 लीटर, 1 किलो चावल के लिए 5000 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। और दूसरा ये है कि हमारा भूमि का स्वास्थ्य निरंतर गिरता जा रहा है, उसके लिए सिस्टम के तहत क्या है, लेग्यूम्स क्रॉप्स बोलते हैं, फलीदार जो फसलें हैं, अगर वो करेंगे तो भूमि का स्वास्थ्य सुधरेगा। दूसरा, दालों की आवश्यकता ही बहुत है, दालें और तिलहन, इनके लिए हमें बाहर से मतलब मंगवाना पड़ता है, बाहर का हमारा पैसा बाहर जाता है मतलब। और जबकि हम यहाँ यदि दलहनी फसलें, एक तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा फार्मर का, एक दूसरा ये है कि हमें यहाँ कम पैसे में वो चीज़ें मिल जाएंगी, हमारी भूमि का स्वास्थ्य में वृद्धि होगी। मुनाफा में कितना फर्क मुनाफा का ये है कि जैसे फसलें कई बार तो गेहूं और चावल का MSP है, समर्थन मूल्य निर्धारित है, इन फसलों का क्या है? नहीं, समर्थन मूल्य इनका भी निर्धारित किया गया है। मूंग का जैसे मक्का का, दालों वाली, मक्का का, ग्वार का, सभी का समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है।
तो उसमें जो अगर आप पूरा टोटल जोड़ेंगे तो नेट इनकम जो होगी किसान को ज़्यादा मिलेगी। अच्छा, हाँ, मतलब प्रोडक्शन ये दिखेगा, आउटपुट उनका दिखेगा, लेकिन नेट इनकम इनमें ज़्यादा होगी। और जमीन का अगर स्वास्थ्य सुधरेगा तो खर्चा भी कम आएगा। हाँ, ये एक पॉइंट है भारत भूषण जी। जमीन अगर अच्छी रही, कह रहे हैं जैसे डॉक्टर सूरा कह रहे हैं कि अगर जमीन की उर्वरा शक्ति बनी रही तो जाहिर है कि फसल का उत्पादन ज्यादा होगा। बिल्कुल, मैं तो के पास से डॉक्टर साहब के पास से सहमत हूँ, लेकिन जो मैं समस्या बताई ना जी, देखो मैं भी मानता हूँ एक टेबल लगाने के लिए बिल्कुल आपको बुलाया इसीलिए कि किसान किन समस्याओं से जूझ रहे हैं ताकि उनका हल भी हो सके। हालांकि सरकार तो इतने करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। हाँ जी, तो एक टेबल लगवाने में 6-7 लाख रुपए लगता है जी। और 6-7 साल से ज़्यादा नहीं चलता। हमें पता वो समस्या है, लेकिन हमारी मजबूरी है किसानों की इसकी तरफ। अब जब तक एक तो सरकार जो जंगली जानवर उनका ना इलाज करे जी, दूसरा एक जो डालने का और इनका मार्केटिंग का सही वो ना हो, तब तक कोई लाभ नहीं। हाँ, इसका उठान का क्या सिस्टम होता है डॉक्टर सूरा? लिफ्टिंग का क्या ये मंडी में ले जाते हैं, फार्मर मंडी में ले जाते हैं। ये क्या उसी तरह से होता है जैसे गेहूं और हाँ, धान का भी होता है? बिल्कुल बिल्कुल यही होता है, यही सिस्टम है। मार्केटिंग की बात कर रहे हैं आप? हाँ, मार्केटिंग। अब जैसे मूंग की बात मैं उठाई, आज मूंग कहीं लेके चले जाओ कोई नहीं खरीदता। हाँ, अगर ये हाँ मार्केटिंग की बात का, अगर सूरा साहब की बात से मैं क्या किसी तरह की जागरूकता की कमी है? किसान जागरूक नहीं है कि कहाँ जाना चाहिए, क्या होना चाहिए? आमतौर पे जैसे हमने पहले भी बताया, किसान जागरूक है, लेकिन उनको थोड़ा सा इसलिए इसको बताना या इसका करना, जैसे कि सूरा साहब कह रहे हैं कि मार्केटिंग की प्रॉब्लम नहीं है, मार्केटिंग की प्रॉब्लम नहीं, पर जैसे भारत भूषण ये कह रहे हैं कि हम अगर लेकर जाते हैं मूंग की फसल तो कोई खरीदने वाला बिल्कुल नहीं। ये सच्चाई है जी, क्योंकि ये एरिया वाइज फर्क है जी। क्यों मूंग उगाएंगे? वही तो वो हमें उसी चीज का फसल विविधीकरण का तो सरकार इस चीज पे तो कह रही है कि हाँ इसको अपनाओ, लेकिन उसको अपनाने से पहले सरकार को इसका बंदोबस्त उठान का और इसकी मार्केटिंग का सरकार को बंदोबस्त करना पड़ेगा। आमतौर पर ये रीजनल वाइज है, जैसे हमारा क्षेत्र है अम्बाड़ा, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और यमुनानगर, ये जो ज़िले हैं, आमतौर पर ये ज़िले जो हमारे हैं गन्ना, जीरी, गेहूँ, इन फसलों पे ज़्यादातर निर्भर है, इन फसलों को ही ज़्यादा उगाने वाले हैं। अब आमतौर पर अगर यहाँ किसी भी मंडी में आप जाएंगे, किसी भी मंडी में हम वो करेंगे, हमारी जो तिलहन है, जैसे वो सरसों हो गई और जो भी हमारे तेल वाले हैं उनके लिए, और जो दालें हैं हमारी मसूर है और ये जो भी मूंग है, इन दानों का उठाने के लिए हमारे पास पर्याप्त तौर पे कोई भी इनके साधन नहीं है। और ये लोग जब मंडी में हम कहीं भी लेके जाएंगे तो उसके लिए हमारा जो मंडी के आड़ती हैं वो उसको खरीदने के लिए तैयार नहीं आसानी से होते। उसके लिए हमारे मार्केटिंग की सबसे मेन प्रॉब्लम है। क्या हो सकता है फिर इसका हल क्या है? उसका हल यही है कि सरकार इसके लिए कोई, इसका भी जैसे MSP, अब सूरा साहब कह रहे थे, मेरे ख्याल से तो अभी तक इन्होंने MSP का कोई वो लागू किया नहीं। जैसे वो मक्की का है वो भी उस पर है, एरिया वाइज है, जैसे उसका कोई खरीदार मिल गया तो रेट उसका बढ़िया मिल जाएगा, खरीदार नहीं है तो उसको आड़ती जो अपने मनमाने ढंग से अपने पास रख के जो भी किसानों का शोषण ये शोषण होता है किसानों का। और इसीलिए शायद किसान डरते भी हैं कि हम क्यों जाएं दूसरी तरफ, ठीक है पानी कम हो रहा है तो हमारे खेत में तो आ रहा है, हमें क्या करना, बाद में क्या होगा, ये शायद आप लोगों की सोच हो जाती है। बिल्कुल, एक चीज का मैं जरूर इनका समर्थन करूंगा कि जो उर्वरक शक्ति की बात जो ये जमीन की कर रहे हैं, वाकई जो हम तिलहन है या दलहन है, जो ये चीज हम बोते हैं, उससे हमारी जो सॉइल हमारी है प्रोटेक्शन है, उसके लिए वो नेचर हमारी बनी रहती है। उर्वरक शक्ति जो है हमारी जमीन की वो उससे बढ़ती है। आमतौर पे जो हमारी गन्ना, जीरी या जो ज़्यादा फसलें हम उगा रहे हैं उससे हमारी उर्वरक शक्ति और हमारा भूमि का जो जल स्तर है वो वाकई गिरता जा रहा है। डॉक्टर सूरा, सलीम खान जैसे कह रहे हैं कि एक तो उठान की समस्या है और दूसरी भंडारण की भी समस्या है। गेहूं भंडारण की इतनी खबरें आती रहती है कि सड़ता रहता है गेहूं, तो दूसरी फसलों को कैसे होगा? हाँ, मैं इस बात से सहमत हूँ, भंडारण की समस्या है मतलब। और दूसरा ये है कि जैसे पॉलिसीज़ की रेन की थी, तो यहाँ मेरा ये सुझाव है कि जब ये फसल विविधीकरण लागू है तो उसमें जो कृषि विकास अधिकारी हैं या AMO होता है डिस्ट्रिक्ट में, एग्रीकल्चर मार्केटिंग ऑफिसर मतलब, तो वो पूर्ण रूप से ये एश्योर्ड करे कि किसानों का जहाँ जहाँ फसल विविधीकरण लागू हुआ है, अदरवाइज तो पूरा का पूरा ही मतलब किसानों का उनको ये होना चाहिए कि मार्केटिंग पर पूरा का पूरा उनका ये जोर दिया जाना चाहिए। ये सोइंग से लेके हार्वेस्टिंग तक वो किसानों का ख्याल रखें। और क्या ऐसा हो पाता है? आप खुद कृषि विभाग में रहे हैं, कितना कृषि विभाग काम करता है? क्या जितनी योजनाएं आती हैं और जिस तरीके से उसमें नियम होते हैं उस तरह से क्या वो अमल में लाई जा पाती हैं? आप तो आप रिटायर्ड हो चुके हैं, आप बोल सकते हैं। नहीं, कृषि विभाग का जो मेन काम है एक्सटेंशन का, अवेयरनेस का है।
मैं तो बल्कि ये कहता हूँ बिल्कुल, अब फसल विविधीकरण में भी जागरूकता की जरूरत है। बिल्कुल, जितनी ज्यादा फार्मर की जागरूकता होगी उतना ही सब्सिडी का भी गवर्नमेंट का पैसा बचेगा। यदि अवेयरनेस है जी, तो जैसे मार्केट अवेयरनेस है तो जो भी जैसे हमारा मैकेनिकल काम है, जैसे मशीनरी का काम है, मशीनरी का बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है, उसमें भी सब्सिडी दी जाती है, इसमें भी सब्सिडी दी जाएगी, फसल विविधीकरण इस पर भी। जी, यदि किसान बीज भी दिए जा रहे हैं, कई जगह तो बीज कृषि मंत्री ने खुद कहा है कि फ्री भी दिए जा रहे हैं, इनपुट्स दिया जाएगा, सारी चीजें। अगर उसमें पूर्ण रूप से किसान जागरूक हो जाता है, जी, इसी बात पर हो जाए कि फसल विविधीकरण आवश्यक क्यों, कि आने वाले समय में जैसे पानी नहीं होगा, हमारी उर्वरता शक्ति खत्म हो जाएगी, तो ये जब फसलें फिर तो मतलब हालत ऐसे हो जाएंगे। इसके लिए हम समय पर यदि सचेत नहीं हुए, सचेत होना जरूरी। भारत भूषण, तो ये जरूरी है। जैसे कह रहे हैं कि अगर पानी ही नहीं होगा, मिट्टी में उर्वरा शक्ति नहीं होगी, तो आप धान और गेहूं कैसे उगाएंगे? तो बात ठीक है, मैं बात से सहमत हूँ। एक तो सरकार को भी पानी के लिए, जैसे हम अपना बरसाती पानी बेकार जा रहा है, हाँ, उसको जमीन के अंदर करने के लिए कुछ योजना बनानी चाहिए ताकि अपना पानी बर्बाद न हो। एक तो नीचे जाके पानी की संभाल बहुत जरूरी है। हाँ, संभाल जरूरी है, क्योंकि नीचे जाए वो नुकसान कराए, बाढ़ की वो जालात। तो सरकार को एक तो पानी जो है, जैसे अपनी नदियाँ हैं बरसाती जिले के अंदर, तो वो पानी जमीन में जाए। दूसरी बात यह है कि हम मानते हैं जंगली जानवरों से उससे रक्षा हो जाए, तो किसान तैयार है। वो आप पहले कह चुके हैं कि एक आपकी ये समस्या है, फिर हाँ, आप लोग जा सकते हैं। हाँ। एक विस्तृत परिप्रेक्ष्य में मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप सिर्फ अपनी बात मत करिए, आपके और साथी किसान होंगे, उन्हें लगता है क्या उनकी क्या समस्याएं होंगी अगर वो फसल विविधीकरण को अपनाते हैं, धान और गेहूं का फसली चक्र छोड़कर इस तरफ आते हैं? तो देखिए जी, किसान को किसी को, मैं हूँ चाहे कोई भी किसान, सब एक ही सोचते हैं, वो कोई भी अपने आप को परेशानी में नहीं डालना यानी चाहता। जो समस्या आप गिना रहे हैं वो दूसरों को भी है। हाँ, वो सभी के जी, कोई मेरी अकेले की समस्या नहीं है, सभी किसान भाइयों की समस्या हमारी। और कोई भी किसान अपने आप को ज़्यादा उसमें मुश्किल में डालना चाहता है और आसानी से ये चाह के मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो। लेकिन सरकार अगर ऐसा सुनिश्चित कर दे, एक तो जंगली जानवरों का, मान लो हमारा बाढ़ का जैसे एरिया है, आपके कहने का मतलब है कि फसल विविधीकरण में कुछ ऐसे प्रबंध भी किए जाए ताकि जो फसलें आप लगा रहे हैं उनकी सुरक्षा भी मुहैया करवाई जाए सरकार की तरफ से, वो सुनिश्चित हो जाए। इसमें मेन क्या है, कोऑर्डिनेशन हो। जैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, जो भी विभाग किसानों जुड़े हों उनका आपस में कोऑर्डिनेशन हो, तालमेल अच्छा हो। तालमेल अच्छा, क्योंकि विल्ड जो हैं, जो जंगली जानवर हैं, ये तो फॉरेस्ट को ऐसा था जी। हमने पहले भी मैंने कही ये बात कि फसल विविधीकरण सरकार की जो पॉलिसी है, अब जैसा कि हम देख ही रहे हैं कि 98 पॉइंट कुछ करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है, 22 करोड़ हरियाणा सरकार खर्च कर रही है। बिल्कुल बड़ी बहुत बड़ी अमाउंट है और इसका सीधा सीधा किसानों को बहुत बड़ा फायदा हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन हमने पहले भी ये बात की, सरकारी लोगों का फायदा हो। कोई भी पॉलिसी बनाने से पहले सरकार हर पहलुओं पे सोच विचार करती है और तभी किसान के हक में या आम आदमी के, आम जन के हक में अगर कोई पॉलिसी बनती है तो उसका सरकार को उसमें कहीं ना कहीं अपना फायदा नजर आता है। और उस फायदे को हमने यही कहा कि फसल विविधीकरण का फायदा किसान को जरूर होगा, लेकिन हमने पहले बात कही कि उसके इम्प्लीमेंटेशन के जो मेन वो है सबसे बड़ी बात। अगर वो इम्प्लीमेंटेशन उसका सही हो जाए, हमारा जैसे कृषि विभाग है या फॉरेस्ट, जैसा कि सूरज जी ने बताया, सब मिलजुल के अगर उसका कोऑर्डिनेशन करके, सिर्फ योजना लागू करने से काम नहीं होगा, उसको इसकी जो कमियां हैं उसको पूरा अमली जामा पहनाना जरूरी है कि किसान तक उसकी एक क्योंकि हर किसान को इतना पढ़ा लिखा किसान नहीं होता कि उसके पास सारी उस चीज़ की नॉलेज हो। किसान के पास उसकी पॉलिसी की पूरी बात उस तक जाए, जो सरकार की जो सुविधाएं हैं, चाहे वो बीज की है या किसी रसायन की है या कीटनाशक की है, कोई भी है जो चीज़ सरकार के किसान के पास पहुँचनी होती है वो प्रॉपर समय पर पहुँचे। आमतौर पर देखा जाता है कि सरकार स्कीम तो लागू कर देती है, जैसे कि बीज की बात है, बीज कई बार उस टाइम वक्त पे नहीं पहुंचता, उस टाइम पहुंचता जब कि उसकी बिजाई का समय निकल जाता है। आमतौर पे तभी ये कामयाबी हमारी जो पॉलिसी है, और शायद इसलिए किसान डरते भी हैं कि हम क्यों नए उसकी तरफ जाएं। बिल्कुल अगर किसान के पास सही समय पर सही चीज पहुंच जाए और उसका बीज जो भी है वो सही समय पर बिजाई कर ले, उसका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा किसान को फायदा होगा। और फसल विविधीकरण जो है किसान अपनाने के लिए बिल्कुल सही निर्णय लेंगे। और कोई ज्यादा मुस्तैदी दिखानी होगी, सिर्फ योजना आप लेकर आए हो, लेकिन योजना को अमल में सही तरीके से लाना, लागू करना,
होगा, सरकार के लिए बहुत जरूरी होगा। डॉक्टर सूरा, एक तो किसान पहले कर्ज लेते हैं, फिर फसल उगाते हैं, फिर कभी बारिश नहीं होती, कभी बाढ़ आ जाती है, तो कभी अगर अच्छी फसल होती तो कीमत नहीं मिलती और किसान का घर चल सके। हालात ऐसे हैं, कई किसान खेती छोड़ भी रहे हैं इसी वजह से कि उनका घर नहीं पूरा पड़ रहा। जो छोटे किसानों की अगर हम बात करें, बड़े किसानों की हम बात नहीं करें, तो आपको लगता है कि इन सब के दौरान, इन सब के दरमियान किसान फसल विविधीकरण को अपनाएंगे? आप खुद कृषि सूचना अधिकारी रहे हैं, किसानों के बीच जाकर बात करते रहे हैं, जो उनकी जो स्थिति है, जो वो क्या सोचते हैं? मैं इस बात से पूर्ण रूप से सहमत हूँ कि जहाँ तक कृषि विभाग की बात है, यदि उनकी योग्यता हो तो हरियाणा में एजुकेशन के बाद सबसे ज़्यादा क्वालिफाइड डिपार्टमेंट कृषि विभाग है। इम्प्लीमेंट की बात है, कुछ कमियां रही हैं, और मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ कि कृषि विकास अधिकारी जो गांव में हैं, उनको ये प्रण लेना चाहिए कि वो बिल्कुल जो किसान के एक परिवार की सदस्य की तरह जब काम करेंगे, ईमानदारी से और इच्छाशक्ति के साथ काम करें, और ये प्रण ले लें, मतलब क्योंकि आने वाले हालात ऐसे नाजुक हो जाएंगे, ये एक राष्ट्रीय हित में है, मतलब ये एक राष्ट्रीय, इसीलिए केंद्र इतना पैसा खर्च कर रहा है, राष्ट्र का मुद्दा पंजाब को भी पैसा मिला है और हरियाणा को भी मिला है। जब आनी ही नहीं होगा, जब ये हमारी मूलभूत आवश्यकताएं नहीं होंगी, तो फिर और दूसरी तरक्कियां तो कुछ भी मायने नहीं रखती, मतलब। और उसमें मॉनिटरिंग होना, मैंने जहाँ तक देखा है कि कृषि विकास अधिकारी भी काम कर रहा है, नीचे लेवल पर काम कर रहा है, फार्मर भी लग रहा है, कई बार मॉनिटरिंग नहीं होती, निगरानी नहीं होती। हाँ, निगरानी नहीं होती, और मॉनिटरिंग की कृषि विभाग में कुछ कमियां रही हैं। हाँ। कुछ एक मान लो समस्याएं भी रही हैं कि ये बातें वैसे तो नहीं कहनी चाहिए, मेरा ख्याल हरियाणा, नहीं, बिल्कुल आप कह सकते हैं, हरियाणा का कृषि विकास अधिकारी हाईली एजुकेटेड, जो कि सबसे कम पे लेता है हिंदुस्तान में, और जबकि प्रोडक्टिविटी के हिसाब से हम हिंदुस्तान में अव्वल दर्जे पर हैं। ये कुछ एक कमियां उस साइड से भी रही हैं। हाँ, मतलब उनकी भी समस्या, कृषि विभाग के जो कर्मचारी और अधिकारी, उनकी समस्याएं सुलझनी चाहिए ताकि वो ज्यादा प्रेरित होकर काम कर सके। लेकिन फिर भी सारी चीजों को भूल के राष्ट्रहित में कृषि विकास अधिकारी को ये बिल्कुल इस तरह लेना चाहिए, हमारा जो किसान है वो अन्नदाता है, और यदि परमात्मा के दर्शन भी करने हैं तो सुबह उस हाड़ी के दर्शन कर लें जो कंधे पर हल रखकर बैलों को लिए जाता होता है, तो उसका जीवन सुखमय है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि सरकार इसकी जो कमी है उसको दूर करने की कोशिश करेगी और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ इस योजना को लागू करेगी। फसल विविधीकरण के लिए सरकार तो कोशिश कर रही है, लेकिन ये योजना कितनी कारगर होगी, कितना ये किसानों को आकर्षित कर पाएगी, इसके लिए तो इंतजार करना होगा। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।